एक तरफ सुबह बनारस, तहजीब के शहर में है बागों की रौनक। ताज का हुस्न हो या गंगा की रवानी, कोने कोने की हर खबर देखिए यूपी स्पेशल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आजादी के बाद के इस देश के इतिहास में साल 1984 सबसे उथल पुथल का साल साबित हुआ। एक एक करके कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश की छाती पर ऐसी चोट की जिसकी टीस इतिहास ने लंबे समय तक महसूस किया। वैसे तो जख्मों के निशान छुपाने की आदत होती है, लेकिन हमने इन जख्मों को छुपाया नहीं, बल्कि इससे सबक लेते हुए अपने राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को और भी मजबूती से पिरोया, जिससे हमारी धर्मनिरपेक्ष आस्था की नींव और भी गहरी और गहरी होती गई। शायद इसीलिए आप और हम इतिहास के उन कड़वी यादों को भी अपनी पीढ़ियों को बेहद संजीदगी के साथ सुनाने का माद्दा रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं उसी साल 1984 पर हमारी खास पेशकश 84 का जख्म। अगर साल 1984 को याद करें तो सबसे पहले जिस शख्स की तस्वीर जहन में उभरती है वो है इंदिरा गांधी। इतिहास के उस दौर में समय ने जैसे ही करवट बदली, उसमें प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा के फैसलों की सबसे बड़ी भूमिका रही और आखिरकार इंदिरा अपने उन्हीं फैसलों की शिकार भी हुई। तो आइए सबसे पहले 84 के उस साल की सियासी हालात पर एक नजर डाल लेते हैं। एक छोटी सी गलती की सजा सदियों को भुगतनी पड़ती है। साल 1984 के अक्टूबर महीने की आखिरी तारीख की उस बेहद आम सर्द सुबह को भी समय इसका गवाह बना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी वेशभूषा को लेकर काफी सजग थी। उस दिन उन्होंने खास तौर पर पहनने के लिए एक रंगीन साड़ी चुनी थी। इंदिरा अपने घर से निकलकर अहाते की तरफ बढ़ी, तभी उनके 2 अंगरक्षकों ने उन पर अपनी बंदूकें तान दी। एक एक करके 18 गोलियां शरीर में पैवस्त हुईं और खून से लथपथ इंदिरा के साथ एक समय के लिए इस देश का धर्मनिरपेक्ष इतिहास भी धराशायी हो गया। After Operation Blue Star, my mother-in-law knew that she was going to be killed. She knew that her days were numbered. She had spoken to us. She had spoken to my son in particular. And then she spoke to my husband and I. She gave us instructions on what to do when this would happen. She gave us instruction on her funeral, on what she wanted to be done. एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तत्कालीन राजनेताओं के ऐसे बयानों ने सदियों से एक ही सिरे में गुथे हिंदुओं और सिखों को दो फांक कर दिया। राजधानी दिल्ली जल रही थी और इसकी लपटें हरियाणा,
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक फैलने लगी। आजादी के बाद के इस सबसे बड़े उन्माद में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। इतिहास का ये क्रूर अध्याय क्षणिक उन्माद नहीं था, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि इससे पहले पंजाब की धरती पर बननी शुरू हो गई थी। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ धरती है। यहाँ कुछ भी बो दो सोना ही उगलती है। 70 के दशक में 5 नदियों की धारा पर बसे इस प्रदेश की बेहद उर्वरक जमीन पर खालिस्तान की एक बेहद दबी और धीमी आवाज ने दस्तक दी। सीमा पार से आईएसआई के समर्थन और कनाडा सहित कई देशों के नागरिकों के वित्तीय सहयोग से अलगाववाद की ये चिंगारी धीरे धीरे धधकने लगी। जल्द ही पंजाब राजनीतिक हत्याओं का अखाड़ा बन गया। ठीक इसी समय सिखों के धर्म क्षेत्र में एक बेहद दुबले पतले शख्स का उदय हुआ। नाम था जनरैल सिंह भिंडरावाले। जिन दिनों पंजाब अलगाववाद की आग में जल रहा था, उन्हीं दिनों एक 7 साल के बच्चे ने सिख धर्म की शिक्षा लेनी शुरू की और जल्द ही धर्म में गहरी आस्था की वजह से वो अपने गुरु का इतना चहेता बन गया कि उस गुरु ने अपने बेटे के बजाय उसे दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुन लिया। इसका नाम था जनरैल सिंह भिंडरावाले। 1984 का इतिहास इस शख्स के इर्द गिर्द भी घूमता है। जनरैल सिंह भिंडरावाले ने बड़ी धूमधाम से पंजाब के राजनीतिक रंगमंच पर पदार्पण किया। सिख धर्म के खालसा पंथ में गहरी आस्था रखने वाले शख्स को दमदमी टकसाल का प्रमुख चुन लिया गया। आम लोगों के बीच बेहद प्रभावशाली वक्ता के तौर पर जल्द ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और इसे सिख धर्म में विश्वास के पुनर्जागरण का सबसे ताकतवर औजार माना जाने लगा। भिंडरावाले आम जनों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ कि इसे सियासतदानों का शह भी मिलने लगा। आनन फानन में मिली सफलता और सियासी उभार ने इसे देखते ही देखते पंजाब में एक गैर राजनीतिक सत्ता के तौर पर स्थापित कर दिया। बैसाख की पहली तारीख पंजाबी पंचांग के अनुसार नव वर्ष के रूप में मनाई जाती है। 13 अप्रैल 1978 को भिंडरावाले के समर्थकों और निरंकारियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। इसी घटना ने पंजाब के राजनीतिक रंगमंच पर उसका पदार्पण कराया। इसके बाद न केवल पंजाब के जनजीवन में तूफान आया, बल्कि पूरे देश के लिए इसके दूरगामी परिणाम हुए। देखते ही देखते पंजाब आतंक के हाथों छत विछत हो गया। भिंडरावाले गांव-गांव जाकर सिख युवकों से क्रांतिकारी खालसा पंथ की ओर लौटने का आह्वान करने लगा। वो एक खास धर्म की भावनाओं पर प्रहार करता, देश के शासकों और नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करता और सिखों से खालसा राज की स्थापना के वायदे करता। उसके उपदेशों का एक अभिन्न अंग था लोगों को शस्त्र धारण करने के लिए उकसाना। वो अपने अनुयायियों को कृपाण के अलावा राइफल और पिस्तौल जैसे आधुनिक शस्त्र धारण करने का भी आदेश देता। वो खुद भी पिस्तौल रखता और 24 घंटे कमर में गोलियों से भरी पेटी लगाए रहता। ने सिखा नूं हुक्म ही शस्त्र रखने का, इस वास्ते कह रहे हैं सिख शस्त्र रख के कदे बंदा नहीं मारदा। असीं किसी बंदे दे मारे जाण ते कदे किसी नूं सलाया, दुष्ट दे झटकाए जाण तो जरूर सलाउणे।
जिन दिनों भिंडरावाले पंजाब के फलक पर अपनी पैठ बना रहा था, उन्हीं दिनों अकाली दल ने पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने के लिए आंदोलन छेड़ रखा था। मुख्य तौर पर इसकी 4 मांगें थीं। पहला, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन करना। और हिमाचल और हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्रों को एक बार फिर पंजाब में शामिल करना। दूसरा, चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब की राजधानी बनाना। तीसरा, पंजाब से गुजरने वाली नदियों के लिए पानी का बड़ा हिस्सा पंजाब को दिया जाना। और चौथा, अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम को मंजूरी देना। केंद्र सरकार को अकालियों की इन मांगों में अलगाववाद की बू आने लगी। मैं भिंडरावाले से 1981 में मिला। उस दिन वो मुझे ही संबोधित करके अपना भाषण दे रहा था। उसको बताया गया था कि मैंने उसके बारे में लिखा था कि वो हिंदुओं और सिखों में नफरत फैला रहा था। लगभग 30,000 लोगों के सामने उसने मेरे आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि वो तो बस अपने गुरुओं के उपदेशों का प्रचार कर रहा था और सिखों को अपने पूर्वजों के लड़ाकू परंपरा की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो पंजाब जल रहा था। जनरल सिंह भिंडरावाले का प्रभाव और ताकत दिनों दिन बढ़ रही थी, लेकिन आमतौर पर जल्दी और कड़े फैसले लेने वाली इंदिरा गांधी इस बार किसी नतीजे पर पहुंचने में काफी समय ले रही थी। अकाली नेता अपनी मांगों के साथ राजधानी दिल्ली आते और फिर खाली हाथ वापस लौट जाते। इंदिरा उनकी मांगों को जस के तस मानने को तैयार नहीं थी और दूसरी तरफ अकाली नेता अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आखिरकार किसी नतीजे पर न पहुंच पाने की बड़ी भूल साबित हुई। केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और अनदेखी ने शुरुआती दौर में पंजाब की इस राजनीतिक समस्या को और भी पेचीदा बना दिया। मार्च 1981 को आनंदपुर साहिब में खालिस्तान के नए गणतंत्र का झंडा फहराया गया। 9 सितंबर 1981 को पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह के प्रमुख लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। 4 अगस्त 1982 को इंडियन एयरलाइंस के 2 विमानों का अपहरण किया गया। 25 अप्रैल 1983 को जालंधर के पुलिस डीआईजी की स्वर्ण मंदिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सरकार ने 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पंजाब के हालात दिनों दिन खराब हो रहे थे। शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता जब वहां से कोई बुरी खबर नहीं आती। हत्या, लूटपाट, आगजनी तो जैसे रोजमर्रा की बात हो गई थी। लोगों को बसों से निकालकर सरेआम मार दिया जाता। शुरुआती दौर में सरकार ने इस समस्या को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। इसे थोड़ी संजीदगी के साथ सुलझाने की जरूरत थी। अगर वक्त रहते जरूरी कदम उठाए जाते तो शायद इस मसले को हल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्थितियां ऑपरेशन ब्लू स्टार का रुख करने लगी। अब पंजाब अलगाववाद की आग में जलने लगा। भिंडरावाले के प्रभाव में आकर अकालियों ने भी उसे अपना समर्थन दे दिया। अब इसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ रही थी और जल्द ही ये पंजाब के सबसे बड़े धार्मिक सत्ता के तौर पर सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन का संचालक बन बैठा।
इस कृत्य में उसके सहयोगी बने सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष भाई अमरीक सिंह और सेना से निकाले गए मेजर जनरल शाहबेग सिंह। भिंडरावाले का इरादा अब हथियारों का जखीरा हासिल करके इस आग को और भी हवा देने का था और इसके लिए जगह चुनी गई सिखों का सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर। अगर संसार भर में पूजा प्रार्थना की कोई ऐसी जगह है जो सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करती है और एक ऐसे ग्रंथ को ईश्वर का अवतार समझकर उसकी आराधना करती है जिसमें सभी वर्गों हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा रचित भजन हैं, तो वह अमृतसर का हरि मंदिर साहिब ही है। जिस तरह सिख धर्म हिंदुत्व की ईंटों और इस्लाम के गारे से मिलकर बनी इमारत है, उसी तरह सिखों की यह सबसे पवित्र स्थली भी अपने हिंदू मुस्लिम वंशावली की साक्षी है। आप दुनिया के किसी भी नस्ल, धर्म या जाति के हों, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता है। सिखों की धार्मिक सहिष्णुता को प्रतिबिंबित करता यह धर्म स्थल भारतीय संस्कृति को एक अलग रंग, रूप और आयाम देता है। देश की 1.25 अरब आबादी में 2% सिख कितनी मिठास के साथ घुले हैं, ये यहाँ आकर ही पता चलता है। मंदिर की सीढ़ियां उतरते वक्त ही अंदाजा हो जाता है कि आप एक गौरवशाली समुदाय के बेहद भव्य इतिहास से रूबरू हैं। समय के उस दौर में इसने वो अध्याय भी देखा जब आंसू, दर्द और खून से इसकी इबारत लिखा जाना तय हो रहा था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर न केवल सिखों बल्कि इस देश की धर्मनिरपेक्ष आस्था का भी सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन 80 के उस दौर में इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। इसका इस्तेमाल राजनीतिक जरूरतों के मोल तोल के लिए किया जाने लगा और भिंडरावाले एक गैर राजनीतिक सत्ता के तौर पर इसका संचालन करने लगा। 1984 के उस रक्त रंजित इतिहास की जमीन इसी से तैयार हुई। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपने हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। उसे पूरा यकीन था कि सरकार यहां उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती। अब धीरे धीरे मंदिर किले में तब्दील हो रहा था। मंदिर के भीतर हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था और आसपास के इलाकों पर भिंडरावाले के समर्थकों का कब्जा बढ़ रहा था। अलगाववादियों और सेना के बीच मुठभेड़ अब जैसे तय हो चुकी थी। सरकार ने सेना को अलगाववादियों से मंदिर को आजाद कराने का आदेश दिया। सैन्य कमांडर बने मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार और मिशन बना ऑपरेशन ब्लू स्टार। मुझे बताया गया कि हालात बहुत खराब हैं। जनरल सिंह भिंडरवाला ने पूरे स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया है और पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पुलिस और राज्य मशीनरी काम नहीं कर रही है। इन हालात को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, नहीं तो पंजाब भी भारत के हाथ से निकल जाएगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अगले 2-4 दिन में खालिस्तान की घोषणा की जा सकती है। बहुत नाजुक मामला था, लेकिन मुझे ब्रीफ दी गई थी कि ऑपरेशन में कम से कम लोग हताहत होने चाहिए, स्वर्ण मंदिर का भी कम से कम नुकसान हो। सेना ने जब अमृतसर में कदम रखा तो मानो पूरा शहर बारूद के ढेर पर सुलग रहा था। स्वर्ण मंदिर के हालात बेहद संवेदनशील थे। गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। सेना ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाकर हालात को अपने काबू में लेने की कोशिश की और इसके बाद मंदिर के बाहर अपना पड़ाव डाल दिया। 5 जून की शाम 7 बजे ऑपरेशन का समय तय हुआ।
सेना अभी भी बिना किसी खून खराबे के मंदिर खाली कराना चाहती थी। ऐसे में उसने भिंडरावाले और उसके समर्थकों से आत्मसमर्पण कराने की अंतिम कोशिश की। हमने ऑपरेशन को टालने की हर संभव कोशिश की। कई बार भिंडरवाला और उसके समर्थकों से आत्मसमर्पण करने की भी अपील की गई ताकि किसी भी तरीके से इस खून खराबे से बचा जा सके, लेकिन मानो वो ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। भिंडरवाला के समर्थक उसके एक आदेश पर जान देने के लिए तैयार थे। आज ये कहना बहुत आसान है कि ऑपरेशन को बिना खून बहाए पूरा करने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन उस समय हम वहां थे और हमें ही पता था कि वहां कैसी विस्फोटक स्थिति थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। पहले दौर की मुठभेड़ में ही सेना को अलगाववादियों की ताकत का अंदाजा हो गया। रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक सैन्य सामानों से लैस भिंडरावाले के समर्थकों ने सेना का जबरदस्त प्रतिरोध किया। रात भर की मुठभेड़ के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। आखिरकार सुबह सेना ने टैंकों के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश किया और दोपहर होते होते अलगाववादियों की हिम्मत जवाब देने लगी। भिंडरावाले अपने साथी अमरीक और शाह बेग सिंह के साथ मारा गया। भिंडरावाले की मौत के साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया, लेकिन ये घटना देश को कुछ गहरे जख्म भी दे गया, जिसकी कसक आने वाले कुछ सालों तक महसूस की जाती रही। आज उस बात को 28 साल हो चुके हैं। पंजाब अब प्रगति के नए रास्ते पर है और विकास की नई इबारत लिख रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म अब भरने लगे हैं। लेकिन इसके गवाह उन काले दिनों की टीस अब भी शिद्दत से महसूस करते हैं, जब सही या गलत वजह से सेना आस्था के सबसे बड़े मंदिर में हथियार बंद होकर पहुंची और इसके बाद इतिहास ने हमेशा हमेशा के लिए करवट बदल ली। समय के उस दौर में न जाने कितनों का खून बहा। कितनों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और हजारों को अपनी रोजी रोटी और जमीन से हाथ धोना पड़ा। सोच के डर लगता है आज भी। इतना नुकसान हुआ है, 28 साल हो गए, कोई दुकान नहीं, कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री बैठे हुए, फ्री भेज गया। डैडी की डेथ हो गई है, बेटा जवान हो गया। सोच के डर लगता है कोई ना कोई काम करना उन्होंने। वो आपस की झगड़े में हम लोग पिस गए। हमारा जो भी कारोबार दुकानें थी, कुछ तो शेलिंग में ढह गई, कुछ आग से जल गई। बाकी जो थी वो सरदार संता सिंह जी ने उसमें कार सेवा के वो सब दुकानें बढ़िया मेट हो गई। आसे पासे के सब जब हमने नींद खुली ना तो सब दुकानें जल चुकी थी और हम 4 रोज बाहर नहीं आए। ब्लू स्टार के बाद हमारे आसे पासे सारा शहर खुला हुआ था, हरमंदिर साहब के आसे पासे सारा शहर बंद था और इतनी फायरिंग हुई कि हमारे 3 दिन तक हमें हमारा दिमाग ठुकराता रहा कि अभी जैसे हमारा दिमाग नहीं ठीक रहा कि फायरिंग हो रही, इतनी फायरिंग हुई। जब हमने देखा तो हमारी दुकान जो थी बाजार में, वहाँ पर कम से कम 30-30 फुट मलबा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। 1984 का वो स्याह साल भी अपनी कई काली यादों के साथ गुजर गया।
पंजाब को उस दौर से निकलने में वक्त जरूर लगा, लेकिन अब उसने उस इतिहास को काफी पीछे छोड़ दिया है। आज वो विकास के नए रास्तों पर सरपट दौड़ रहा है और देश की धर्मनिरपेक्ष आस्था और सद्भाव का प्रतीक स्वर्ण मंदिर अब भी उसी जगह, उसी पवित्रता के साथ कायम है। आइए दुआ करें कि देश की ये गौरवशाली तस्वीर हर समय, हर वक्त और हर दौर में यूं ही कायम रहे। साल 1984 में लगे जख्म हमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक तौर पर कई सबक देते हैं। सबक एकजुटता की, सबक एकता की, सबक सामाजिक सद्भाव की और सबक धर्मनिरपेक्षता की। अगर हम इतिहास के उस काले अध्याय की ये सीख याद रखेंगे तो एक राष्ट्र के तौर पर हमारी अखंडता ऐसी ही अक्षुण्ण बनी रहेगी। कम से कम 84 के जख्म तो हमें बार बार यही कहते हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश 84 का जख्म में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, और वो ये कि अगर ईश्वर ने कोई सबसे बड़ी नेमत दी है मनुष्य को तो वो है उसके भूलने की शक्ति, और ईश्वर करे हम 84 के जख्म को भूल जाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। PACL India Limited